हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सियन एकेडमी। स्टूडेंट, इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनको भी पढ़ा है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। इससे टोटल 17 मार्क्स का पूछा जाएगा, बट बिफोर दैट आई विल शो यू कि आपका फिजिक्स का जो एग्जाम है वो कब है। देखिए, आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो है 20 में, यानी 20 मई आपको आपका फिजिक्स का पेपर है। तो उस हिसाब से आपके पास ये जो मार्च है, लगभग 20 दिन, और 20 दिन ये, और जो अप्रैल का 20 में पड़ेगा 30 दिन, यानी टोटल आपके पास अगर हम बात करें तो 70 डेज हैं। आपको अगर अच्छे से फिजिक्स आपको क्लियर करना है, आपको फेल नहीं होना है, या फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये 70 डेज आपके पास हैं, जिन पे आप बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितना अपना पोटेंशियल है वो सब लगा सकते हैं। तो एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, 20 में को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना रिवीजन। और रिवीजन पे आप बने रहिए। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा रिवाइज करवाया जाएगा। आज हम लोग को स्टार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, वैसे से स्टार्ट करते हैं। अगर आप फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं तो हमारा एक नया चैनल है जो कि है एक्सियन साइंस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वहां पर जाके आप विजिट कीजिए। आपको साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, उनसे रिलेटेड फिनोमिना को प्रैक्टिकली वहां करके दिखाया जाता है। सो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से कि रेड ऑप्टिक्स में जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन अपने टॉपिक से अभी हट चुका है इस साल के लिए। सो हमारा पहला टॉपिक बनता है कौन सा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अब ये बेसिकली रिफ्रैक्शन होता क्या है तो समझिएगा। सपोज दैट, मान लिया कि एक ये लेंस है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि लेंस से जब भी कोई लाइट रे पास होती है, यानी सपोज दैट लाइट पे रे कोई आके इस पे इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से, तो अगर वो ठीक मिडिल में है तो वो सीधे चली जाती है। यानी अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर पे गिर रही है तो ये सीधे निकल जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन होता क्या है कि जब अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर के अलावा कोई दूसरा होता है तो उससे वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इन शॉर्ट अगर हम आपको कहें तो सपोज दैट, समझिएगा ध्यान से, अगर मान लिया एक कोई एक मीडियम है, ऊपर एयर है और नीचे क्या है? नीचे ग्लास है, ठीक है। तो इस फिनोमिना में, रिफ्रैक्शन में, क्या बताया जाता है कि अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, सपोज दैट ये है, और इस मीडियम में ये एंटर कर रही है, और ये हमने यहाँ पे बना लिया क्या? नॉर्मल। यहाँ पे हमने क्या बना लिया? नॉर्मल। तो होता क्या है कि ये जो लाइट है, ये सीधे जाने की बजाय, मतलब ये सीधे नहीं जाती है, होता क्या है इसमें, या तो ये नॉर्मल की तरफ आ जाती है, या तो ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। दो केसेस बन सकते हैं, ठीक है। या तो ये नॉर्मल की तरफ आएगी, और या तो नॉर्मल से दूर जाएगी। और ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सपोज दैट हमारे पास टू ऑप्शंस है, यहाँ पे दो विकल्प है, या तो रे वन वे पे जाएगी या तो सेकेंड वाले पे जाएगी। तो वन कब सही होता है? जब मीडियम डेंसर से रेरर की तरफ जाए। और टू वाला कब सही होता है? जब जो लाइट रे है वो रेरर से डेंसर में जाए। यानी फॉर अगर एग्जांपल की बात करें तो ये है एयर टू ग्लास के लिए, और ये जो है वो ग्लास टू एयर के लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिनोमेना बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है, ठीक। अच्छा समझिएगा, यहाँ पे ये वाला भी एंगल आर होता है, और यहाँ से ये पूरा एंगल भी आर होता है। लेकिन बताइए ये वन कब होता है? वन तब होता है जब डेंसर से रेयर में जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आर जो है वो ग्रेटर देन आई है। यानी जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो उस केस में एंगल आर जो होता है, इट इज ग्रेटर देन एंगल आई। क्लियर हुई बात?
लेकिन अगर रेयरर से डेंसर में जाता है तो उस केस में एंगल आर जो है वो लेस देन होता है एंगल आई के। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि एंगल आई और एंगल आर कब ज्यादा और कम होता है। ओके, सो अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। होता क्या है, अगर सपोज दैट हमने मान लिया कि ये किसी भी मीडियम, दो मीडियम के बीच का सरफेस है, ठीक। ऊपर क्या है, ऊपर है एयर, लेट से यहाँ पे एयर है, यहाँ पे हमने मान लिया एज यूजुअल ग्लास। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना पूछा जाता है वो ये है कि जैसे मान लिया कोई लाइट रे, ठीक है, कोई लाइट रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुई इस तरीके से, और फिर यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब चूंकि लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो सिंपल सी बात है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई बात? ओके। अब यहाँ पे नॉर्मल की तरफ बेंड जब होती है तो सबसे पहली चीज पूछी जाती है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो नहीं बदलती। तो आपको याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, frequency of the light does not change, does not change। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। अच्छा, बदलता फिर क्या क्या है, वेवलेंथ, वेलोसिटी बदल जाती है और वेवलेंथ बदल जाती है। तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे सी अपॉन म्यू। सी अपॉन म्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कई बार कई जगह पे काम आता है। तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी होगी, सपोज दैट इस ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो यहाँ पे जब ये लाइट एंट्री किए, यहाँ पे किए, एंटर किए हैं, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो हम यहाँ पे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में 1.5, सो सॉल्व करके आएगा 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इस फार्मूले को हम दूसरे तरीके से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। जो ये फार्मूला है इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे? जो 1 μ2 इक्वल्स V1/V2, V1/V2, यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसका फार्मूला होता है V1/V2, यानी फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अपॉन सेकेंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। समटाइम्स क्या होता है, आपको दो मीडियम दिए रहते हैं, म्यू ए और म्यू बी, और फिर आपसे पूछा जाता है ए म्यू बी या फिर बी म्यू ए। तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे? इनमें से कुछ भी अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि पहले तो हम समझिए कि इसको पढ़ते क्या है। सपोज दैट ए म्यू बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जिसके भी रिस्पेक्ट में रहेगा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नीचे रखा जाएगा और जिसका पूछा जाएगा उसका ऊपर रखा जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, समझिएगा। आपसे कहा गया है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो है 3/2 और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो है 4/3। तो उस केस में यहां पर अगर आपसे पूछा जाता है जी म्यू एल, दैट मीन्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नीचे और लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऊपर। अब हम जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो है वो है 4/3 और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो है 3/2। सो फाइनली आ जाएगा 8/9। कुल मिला के जिसके रिस्पेक्ट में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नीचे रखा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वर्ड है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछता है
कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रिलेटिव, यहां पे कह सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप कैसे डिफाइन करेंगे एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट इज ऑलवेज रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये हमेशा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है। यानी जैसे हमने कहा कि, या फिर एयर के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम होता है। तो आपसे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ये चीज दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जो ये चीज पूछी गई है, इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी वैल्यू में भी, यानी जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट मे बी लेस देन वन, लेस देन वन, ये वन से कम हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि हमने लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाला तो आया 8/9 विच इज लेस देन वन। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लेस देन वन हो सकता है, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। तो ये दो फार्मूले आपको समझ में आ गए। इन दोनों फार्मूलों का सबसे ज्यादा यूज होना है, पहली चीज ये म्यू का फार्मूला आपको याद रखना है, v1 म्यू 2 इक्वल टू v1/v2 एंड a म्यू b। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन है, इस पे कंफ्यूज मत होइए। कभी भी हमें किसी के भी रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, तो हम यहाँ पे उस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नीचे रखेंगे। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, समझिए। पहली चीज आपसे पूछी जाती है कि किसी भी मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, तो अभी मैंने आपको बताया c/म्यू। और फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है, लेमडा बदल जाता है, तो लेमडा का फार्मूला क्या होगा? लेमडा नॉट अपॉन म्यू। एक और फिनोमिना है, समझिएगा। एक और फिनोमिना कौन सा है? अपीरेंट डेप्थ का। अपीरेंट डेप्थ का मतलब होता ये है, समझिए। जैसे हमने मान लिया, लेट्स से कि ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब है, और यहां पे मैंने, यहां पे कोई मार्क है, यहां पे कोई मार्क है। अब होगा क्या, समझिए। इससे जो लाइट रेज है, इससे जो लाइट रेज है वो सीधे भी जाएंगी, जो ये परपेंडिकुलर गिर रही है तो वो तो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लाइट रेज इस तरीके से जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पर, तो उनके साथ क्या होगा? उनके साथ ये होगा कि जो नॉर्मल है, अब चूंकि यहाँ पे मीडियम बदल रहा है तो सिंपल सी बात है, अब जो ये है वो नॉर्मल से दूर जाए, मतलब जो अपने पथ को ना फॉलो करते हुए नॉर्मल से दूर जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? ओके। जब नॉर्मल से दूर जाएंगी तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी इमेज है वो इधर बनेगी, इसकी इमेज इधर बनेगी, यानी ये जो डार्क है वो यहां पे हमें फील होगा, ठीक, ये हमें यहां फील होगा। तो ये जो डेप्थ है इसको बोला जाता है अपीयरेंट डेप्थ, और ये जो डेप्थ है इसको बोला जाता है रियल डेप्थ, यानी वास्तव में इसकी डेप्थ ये थी, लेकिन हमें कहाँ पे दिखेगा? हमें यहाँ पे दिखेगा। तो कभी कभार पूछा जाता है कि इसकी अपीयरेंट डेप्थ क्या होगी, तो मैं यहाँ पे इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन जो है इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड फिनोमिना, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि जो अपीयरेंट डेप्थ होती है वो होती है रियल अपॉन म्यू। रियल अपॉन म्यू, देखिए फार्मूला भी याद करने में कोई बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि v इक्वल सी अपॉन म्यू, लेमडा इक्वल लेमडा नॉट अपॉन म्यू, और एच ए इक्वल टू एच आर अपॉन म्यू, यानी एच रियल अपॉन म्यू। लेकिन क्या हो अगर ये मल्टीपल लेयर्स में हो जाए? सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लेट्स टेक अ न्यू पेज,
ओके, मैं इसी को थोड़ा सा स्क्रॉल किए ले रहा हूँ, समझिएगा। इसमें कहा, अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या हो कि अगर इसमें मल्टीपल्स लेयर, यानी कई सारे लिक्विड या कई कई सारे मीडियम एक साथ प्रेजेंट हो। तो देखिए समझिएगा, सपोज दैट सबसे पहले हमने मान लिया एक ये सरफेस है, दूसरा ये सरफेस है, तीसरा ये सरफेस है ना, अलग अलग थिकनेस की है, और हमने चौथा मान लिया ये सरफेस है। इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस, दिस इज T1, ये वाली थिकनेस T2, एंड दिस इज T3। सपोज दैट यहां पे हमने मान लिया कि यहां पे केरोसिन ऑयल है, यहां पे क्या है, केरोसिन ऑयल है। यहां पे हमने मान लिया वाटर है, यहां पे हमने मान लिया ये वाटर है, और यहां पे हमने मान लिया कि ये ग्लास है। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई डॉट होता है तो कितना ऊपर दिखाई देगा। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट फार्मूला बता रहा हूं कि जो टोटल लेटरल शिफ्ट होगा, शिफ्ट का मतलब ये कितना ऊपर जाएगा, ये कितना ऊपर रियल से जाएगा, ये इसके लिए मैं यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, T1 1 - 1/μ1 प्लस T2 1 - 1/μ2 प्लस T3 इंटू 1 - 1/μ3, मतलब जितने भी मीडियम हो आप उसको इस फॉर्मेट पे रख सकते हैं। इस फॉर्मेट पे रखने से क्या होगा कि आप आसानी से ये निकाल लेंगे कि कितना शिफ्ट हुआ है। अब इसकी जो पोजीशन बनेगी वो बनेगी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, दिस। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा T1 प्लस T2 प्लस T3। ये तो इसकी रियल डेप्थ हो जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक इसकी रियल डेप्थ हो जाएगी। अब इसमें से आप माइनस कर देंगे डी, इसमें से माइनस कर देंगे डी। डी क्या है, तो डी ये बताता है कि कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये आपकी आ जाएगी इस समय अपीयरेंट पोजीशन, यानी अभी वो कहां पर दिख रहा है, ये इसके अपीयरेंट पोजीशन को शो करेगा। सो आई होप आपको ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड थे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, आपको किसी भी दूसरे तरीके से पूछे जा सकते हैं, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे फार्मूले बताए हैं। ठीक है, इन फार्मूलों से आपसे कुछ अलग घुमा के भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि कोई मीडियम ए है जहां पे लाइट की वेलोसिटी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, and another medium B in which speed of light is 2.5 into 10 to the power 8 meter per second. So calculate the refractive index of B with respect to A. तो अभी हमने कहा था कि जो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 1/2 लिखते हैं तो यहाँ पे होता है V1/V2। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है, और यहाँ पे कौन होता है जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे VA/VB। सो VA मीन्स 2 × 10⁸ और यहाँ पे आ जाएगा 2.5 × 10⁸। सो ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये 0 आ जाएगा, और फाइनली आपका आंसर आएगा 0.8। 0.8 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और मैं आपको बता दूं, आपको ये दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से कम नहीं आता है। मैंने भी बताया था कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट मे बी लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन 1। क्लियर हो गई बात। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेंस मेकर फार्मूला और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तैयारी करते रहिए।